हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आसनसोल डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो आसनसोल डिवीज़न आते हैं वहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। बात करें तो यह पेपर 25% PR कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें इस पेपर की, तभी हाल ही में 12 सितंबर 2023 को पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें अगर बात करें नंबर ऑफ प्रश्न की तो इसमें टोटल 55 प्रश्न पूछे गए थे इस प्रश्न के अंतर्गत, जिसमें कैंडिडेट को केवल 50 प्रश्न का जवाब देना था। साथ ही साथ इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट को पूरे 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया गया था और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी जो प्रत्येक प्रश्न था वह 2 अंकों का था, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ईच क्वेश्चन कैरीज 0 मार्क्स। इसके अलावा इस पेपर के अंतर्गत कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो परमिसिबल मैक्सिमम स्पीड ऑफ ICF कोच इज, यानी ICF कोच की जो मैक्सिमम अधिकतम गति होती है वो कितने किलोमीटर पर आवर का होता है। तो ICF कोचेज के केस में जो मैक्सिमम लिमिट होता है वह 110 किलोमीटर पर आवर होता है। तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो D2 मेंटेनेंस शेड्यूल्स ऑफ LHB कोच इज डन, यानी जो LHB कोच के डिपो 2 मेंटेनेंस शेड्यूल्स कितने अंतराल पर कराए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो जो D1 शेड्यूल्स किया जाता है LHB कोचेज का वह प्रत्येक एवरी ट्रिप के बाद किया जाता है। वहीं बात करें D2 शेड्यूल्स की तो यह 30 डेज ±3 डेज के अंतराल पर D2 यानी डिपो 2 शेड्यूल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। वहीं बात करें डिपो 3 शेड्यूल्स की तो यह 180 डेज ±15 डेज के अंतराल पर डिपो 3 शेड्यूल्स किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न में D2 पूछा गया था, तो 30 डेज ±3 डेज हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्लैकलेस ड्रॉ बार इज यूज्ड इन डैश वैगन, यानी स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग कौन से वैगन में किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें स्लैकलेस ड्रॉ बार की तो यह मेनली BLC वैगन के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा, BLC वैगन। वहीं यहाँ पर बात करें तो जो 1 यूनिट होता है BLC वैगन का वह 5 कार के कॉम्बिनेशन से इसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें बात करें तो 1 यूनिट में टोटल 5 कार जो होते हैं, प्रत्येक दोनों एंड पर इसका एक कार लगे होते हैं जो CBC के साथ अटैच्ड होते हैं। वहीं जो हमारा बीच के जो 3 B कार्स होते हैं वह एक दूसरे से स्लैकलेस ड्रॉ बार से साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसकी हाइट रेल लेवल से 845 mm होता है, जबकि जो CBC वाले पार्ट्स जो हमारा होते हैं ये कार्स की उसकी हाइट 1105 mm मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल्स टू द सेंटर ऑफ बफर इज, यानी रेल लेवल से बफर के सेंटर तक अधिकतम जो स्टैंडर्ड बफर हाइट्स होते हैं वह होता है मैक्सिमम के केस में 1105 mm होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में मैक्सिमम पूछे गए थे। वहीं अगर आपसे मिनिमम जो कि लोडेड कंडीशन में अगर पूछा जाता है तो यह 1030 mm होता है। वहीं मिनिमम अगर आपसे एम्प्टी कंडीशन में पूछा जाता है तो यह
1090 mm मिनिमम होना चाहिए एम्प्टी कंडीशन में, जबकि लोडेड कंडीशन में 1030 mm और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 1105 mm। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज्ड इन LHB टाइप कोचेज, यानी LHB प्रकार के कोचों में कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो LHB कोचेज की अगर बात करें तो प्रत्येक एक्सल पर हमारा जो बोगी क्रॉस बीम होते हैं वहाँ पर हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड होते हैं, जिसके सहारे हमारा ब्रेक सिलेंडर माउंट होता है प्रत्येक ब्रेक डिस्क पर। तो एक एक्सल पर हमारा 2 ब्रेक डिस्क होते हैं, यानी 2 ब्रेक सिलेंडर हमारा प्रत्येक डिस्क के ऊपर माउंटेड होते हैं ब्रेक कैलिपर के सहारे क्रॉस बीम पर। इस प्रकार टोटल हमारा 4 एक्सल का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक कोच के अंतर्गत। तो आप यहाँ से प्रत्येक एक्सल 2 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, टोटल 4 एक्सल पर आपका 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर निकल कर आएगा, जो कि प्रत्येक LHB कोच में यूज किए जाएंगे। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 8 की संख्या में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश इज चेक्ड विथ टायर डिफेक्ट गेज, यानी टायर डिफेक्ट गेज की मदद से किसको चेक किया जाता है। तो जब भी अगर बात करें टायर डिफेक्ट गेज की, तो इसको हम व्हील डिफेक्ट को चेक करने के लिए हम टायर डिफेक्ट गेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं टायर डिफेक्ट गेज की मदद से हम फ्लैट टायर, इसके अलावा हम बात करें तो डीप फ्लेंज जो कि व्हील्स पर आते हैं हमारे व्हील डेड्स पर, इसके अलावा हमारा थिन फ्लेंज, इसके अलावा हमारा शार्प फ्लेंज, इसके अलावा हमारा होता है लेस रेडियस एट रूट ऑफ फ्लेंज होता है। ये सारे डिफेक्ट्स को हम टायर डिफेक्ट गेज की मदद से हम मेजर करते हैं और लिमिट में है या नहीं है उसको यहाँ से देखकर हम गाड़ी को परमिट करते हैं या कटवाते हैं या डिफेक्ट करते हैं। इसको हम टायर डिफेक्ट गेज के मदद से हम व्हील डिफेक्ट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट कैन डू टू प्रिवेंट ब्रेक कैलिपर यूनिट जामिंग, यानी जो ब्रेक कैलिपर यूनिट को जाम होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब भी ब्रेक कैलिपर यूनिट जाम कंडीशन को रोकना हो तो इसको रेगुलर बेसिस पर हमें क्लीन करना होता है और इसके पिन जो मिडल पिन होते हैं उसको लुब्रिकेट करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो द कलर ऑफ फीड पाइप इन कोचिंग ट्रेन्स इज, यानी कोचिंग ट्रेनों में जो फीड पाइप होते हैं उनका कलर कोड क्या होता है। तो फीड पाइप के लिए अगर बात करें FP पाइप के लिए तो कलर कोड होता है वाइट कलर और इसका प्रेशर होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जबकि ब्रेक पाइप की अगर बात करें तो इसका कलर कोड जो होता है वह ग्रीन कलर का यूज किया जाता है और इसका जो प्रेशर होता है वह 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में फीड पाइप के लिए पूछा गया था, तो वाइट कलर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ब्रेक एक्सलेटर स्टॉप्स वेंटिंग व्हेन BP प्रेशर रीच टू, यानी जब ब्रेक पाइप का दबाव यानी प्रेशर कितने kg तक पहुँच जाता है तो ब्रेक कैलिपर से जो प्रेशर निकलना वो बंद हो जा कर देता है। तो यहाँ पर बात करें तो स्टॉप्स बेंडिंग की, तो जब हमारा प्रेशर 2.5 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुँच जाता है उसके बाद हमारा ब्रेक एक्सीलरेटर जो होता है वहाँ से प्रेशर निकलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2.5 से लेकर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ ईयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, यानी सेंसर और फोनिक व्हील के बीच जो ईयर गैप होता है वो कितने mm का रेंज में होता है वो यहाँ पर पूछा गया। जैसे आप हमारा एक्सल पर फोनिक व्हील इस तरह से हमारा फोन दांतेदार जो होते हैं हमारा टोटल 80 की संख्या में इस पर 30 मेक होता है और यहाँ पर हमारा
स्पीड सेंसर का नोब होता है। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि जो यह गैप होता है, ईयर गैप, वह कितने mm का होता है। तो यह गैप होता है वह 0.9 से लेकर 1.4 mm के रेंज में होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार्ड इन एलएचबी कोचों में जो पेंट्री कार के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोड यूज किया जाता है वो कौन सा होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम बात करें कि एल से डिनोट किया जाता है हमारा एलएचबी को, फिर इसके बाद अगर बात करें तो WCB हमारा पेंट्री कार्ड के लिए डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर WCB हमारा पेंट्री कार के लिए हो जाएगा, एल से हमारा एलएचबी को डिनोट करेगा, और पेंट्री कार जो एलएचबी कोचेज का होता है वह एयर कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पर उसको AC से डिनोट करेंगे, जिससे आपका तैयार हो जाएगा LWCB AC, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, LWCB AC पेंट्री कार के लिए LHB कोच में ट्रांसपोर्टेशन कोड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, यानी जो नया ब्रेक पैड जो यूज किया जाता है LHB कोचेज के अंतर्गत, उसका यहाँ पर थिकनेस मोटाई पूछा गया है। तो नए कंडीशन में जो थिकनेस होता है ब्रेक पैड की वह 35 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 7 mm पर आता है तब इसको हम कंडम कर देते हैं, और 35 mm इसका न्यू थिकनेस होता है। यहाँ पर प्रश्न में न्यू थिकनेस पूछा गया है, तो 35 mm ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी अग्नि एक संयोजन है, किन किन को मिलाकर फायर्स का कॉम्बिनेशन बनता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फायर के लिए जो हम डिनोट करते हैं वो हम ट्रायंगुलर शेप का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम बात करें अगर तो एक तरफ हम फ्यूल को रखते हैं, दूसरे तरफ अगर बात करें तो हम हीट को रखते हैं, और तीसरे साइड की अगर बात करें तो इसमें हमारा ऑक्सीजन, जिसमें हमारा O2 आता है। तो यह तीनों का कॉम्बिनेशन से हमारा फायर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ऐसा बी में दिया गया है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन मिक्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फायर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग, यानी एंटी क्लाइंबिंग का क्या मतलब होता है। तो एंटी क्लाइंबिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई कोचेज एक एक्सीडेंट के दौरान एक दूसरे पर नहीं चढ़ पाए, जिससे जो हमारा ह्यूमन लॉसेस होते हैं काफ़ी मात्रा में, उसको कम किया जा सके। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोचेज टू अनदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि जो हमारा अभी करेंटली में जो LHB कोचेज में जो हमारा H टाइप का सेंटर बफर कपलर प्रयोग किए जाते हैं वह एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स के साथ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कोचों में लोड का ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है। तो लोड का ट्रांसमिशन की अगर बात करें कोच के अंतर्गत तो यह साइड मिरर के माध्यम से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, न्यू व्हील डाया ऑफ फिएट बोगी इज, यानी फिएट बोगी में का यहाँ पर नए चक्कों का व्यास पूछा गया है। तो फिएट बोगी मेनली हमारा LHB कोचेज में यूज किया जाता है। इसका जो नया डाया जो होता है व्हील्स का वो 915 mm का होता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्पर्स, यानी डैम्पर्स का क्या एडवांटेज है, फायदे हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो डैम्पर की अगर बात करें तो यह मेनली हमारा सस्पेंशन होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। साथ ही साथ यह जो राइडिंग इंडेक्स होता है, कंफर्टनेस को इंडिकेट करता है, उसको इम्प्रूव करता है, जिससे पैसेंजर आरामदायक महसूस कर सके। और इसका थर्ड पर्पस होता है जी कि कंफर्ट्स को इंक्रीज किया जा सके। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट डिफेक्ट्स इज डिटेक्टिंग यूएसटी टेस्ट, यानी यूएसटी टेस्ट किस दोषों का पता लगाता है। तो यूएसटी टेस्ट जो है वो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, जो हमारा एक्सेल पर जो इंटरनल क्रैक्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने का काम यूएसटी की मदद से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इंटरनल क्रैक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक इज, यानी ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक का जो स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है वो कितने mm का होता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो व्हील गेज होता है वो एक ही एक्सल पर दो चक्कों के व्हील फ्लेंजों के बीच के डिस्टेंस को हम व्हील गेज के तौर पर जानते हैं, और यह जो स्टैंडर्ड पूछे गए हैं प्रश्न के अंतर्गत वह 1600 mm पर इसका स्टैंडर्ड रखा जाता है। फिर उसका प्लस माइनस में उसके क्लियरेंस रखे जाते हैं ताकि उसको यूज में आसानी से लिया जा सके। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1600 mm इस व्हील गेज का स्टैंडर्ड लिमिट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, द डंप वाल्व वर्क्स ओनली ड्यूरिंग, यानी जो डंप वाल्व होता है वह केवल किस समय काम करता है, तो वह सर्विस एप्लीकेशन के दौरान यह वर्क्स करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग स्टेनलेस स्टील एलॉय, यानी जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होते हैं उनको बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी एलिमेंट के तौर पर उपयोग किया जाता है, वह इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो बात करें हम स्टेनलेस स्टील एलॉय की मिश्र धातु की, तो इसको बनाने के लिए मेनली 3 कंपोनेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला हमारा होता है क्रोमियम, सेकेंड हम यूज करते हैं वो आयरन का यूज करते हैं, थर्ड हम यूज करते हैं वो हम निकेल का प्रयोग करते हैं। जिसमें हमारा जो प्राइमरी एलिमेंट की अगर बात करें जिसका अमाउंट जो होता है 11% तक हम क्रोमियम का सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो प्राइमरी एलिमेंट हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्रोमियम इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील एलॉय में प्राइमरी एलिमेंट के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर प्रीमियम एंड टू एंड रेक्स विल बी वैलिड फॉर, यानी जो प्रीमियम रेक्स के लिए जो बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसकी वैधता कितने दिनों का होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो फ्रेट स्टॉक में हमारा अलग अलग तरह के एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, जैसे हमारा एंड टू एंड जिसे हम इंटेंसिव भी जानते हैं, फिर प्रीमियम, फिर क्लोज सर्किट जिसे हम सीसी रैक के तौर पर जानते हैं। अलग अलग प्रकार के बीपीसी की वैधता अलग अलग होते हैं। यहाँ पर प्रीमियम के लिए जो होता है वह 12+5 डेज का करेंटली में यूज किए जा रहे हैं, जो कि हमारा प्रीमियम रेक के लिए होता है वैधता, जिसमें हमारा 12 दिन तक आप मल्टीपल लोडिंग कर सकते हैं। जिसके बाद जो 5 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है उसमें हमारा लोडिंग कंडीशंस में उसको अनलोडिंग पॉइंट्स तक पहुंचाया जा सके, इस बेसिस के तौर पर 5 डेज का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करवाया जाता है। वहीं अगर आपसे स्पेशल प्रीमियम अगर पूछा जाता है तो स्पेशल प्रीमियम का जो बीपीसी की वैलिडिटी होता है वो 20+5 डेज का होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे केवल और केवल प्रीमियम के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा 12+3 डेज ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था वो ओल्ड ट्रेंड के हिसाब से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी 12+3 डेज का लेंगे, जिसको अगर बात करें तो अभी वर्तमान में 12+5 डेज का कर दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, मशीनरी एंड प्लांट्स प्रोग्राम इज बजटेड अंडर प्लान हेड, यानी जो मशीनरी एवं प्लांट्स कार्यक्रम का बजट योजना डैश प्लान हेड के अंतर्गत दिया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो एमएनपी प्रोग्राम होता है उसके लिए जो बजट अलॉट किया जाता है वो प्लान हेड 41 के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो प्लान हेड 21 जो है इसमें हमारा जो बजट की अलॉट किया जाता है वो रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए किया जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म आरएसपी से हम डिनोट करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो प्लान हेड 42 में हमारा वर्कशॉप्स
और जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जैसे हमारा ICF, RCF, MCF या BLW वगैरह जो है हमारा वर्कशॉप है प्रोडक्शन यूनिट्स, उसके लिए जो बजट अलॉट किया जाता है वो हमारा प्लान हेड 42 के अंतर्गत किया जाता है। वहीं बात करें हम 53 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो 53 में जो पैसेंजर एमिनिटी यानी जो पैसेंजर सुविधा के लिए जो बजट अलॉट किया जाता है वो हमारा प्लान हेड 53 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर प्रश्न में केबल और केबल मशीनरी एवं प्लांट्स के लिए पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी प्लान हेड 41 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वाटर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश यानी पानी का प्रयोग किस तरह की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा क्लास 1 का टाइप के जो फायर्स होते हैं उसको बुझाने में हमारा वाटर का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लास ए टाइप फायर्स। यहाँ पर बात करें हम तो क्लास ए टाइप के जो फायर्स होते हैं इसके अंतर्गत मेनली हमारा वुड यानी लकड़ी के लगे आग जो होते हैं, या सेकेंड आप बोल सकते हैं पेपर्स। थर्ड की अगर बात करें तो क्लॉथ्स या जो हमारा प्लास्टिक वगैरह होते हैं, इनसे लगे आग को हम क्लास ए फायर के अंतर्गत रखते हैं, जिसको बुझाने के लिए हम वाटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द यूज ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इन डैश ICF कोचेज यानी किस प्रकार के ICF कोचेज में 16.25 टन एक्सल लोड वाले बोगी का प्रयोग किया जाता है। तो बात करें हम तो जो नॉन AC होता है हमारा ICF कोचेज का, इसके अंतर्गत हमारा 13 टन का बोगी का प्रयोग किया जाता है। वहीं AC कोच ICF इसमें हमारा जो बोगी प्रयोग किया जाता है वो 16.25 टन का बोगी यानी ट्रॉली का यूज किया जाता है। यहाँ पर प्रश्न में 16.25 टन के बारे में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो AC कोच के लिए ICF कोच के तौर पर यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन आर्क वेल्डिंग द 3 एलिमेंट टू बी कंट्रोल्ड टू ऑब्टेन सेटिस्फैक्ट्री वेल्डिंग ऑपरेशंस आर यानी आर्क वेल्डिंग में सेटिस्फैक्ट्री वेल्डिंग ऑपरेशन प्राप्त करने के लिए जो नियंत्रित यानी कंट्रोल किए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम बात करें जो 3 एलिमेंट्स जो होते हैं आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत जो कंट्रोल करते हैं कि बेहतर से बेहतर हमारा वेल्डिंग ऑपरेशन प्राप्त किया जा सके, इसमें मेनली हमारा करेंट आता है, सेकेंड हमारा वोल्टेज, और थर्ड हमारा जो स्पीड ऑफ ट्रैवल होता है जो आर्क का, उस पर डिपेंड करता है कि कितने बढ़िया तरीके से वेल्डिंग ऑपरेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेंट, वोल्टेज एंड स्पीड ऑफ ट्रैवल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम ब्रेक्स सिलेंडर गोज टू यानी जब भी ब्रेक रिलीज किया जाता है तो ब्रेक सिलेंडर से जो प्रेशर निकलता है कंप्रेस्ड प्रेशर वह एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स इन ICF कोचेज आर कंट्रोल्ड बाई यानी ICF कोचों में व्हील्स की जो लेटरल मूवमेंट्स को नियंत्रित किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, तो वह एक्सल गाइड के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच लुब्रिकेटिंग मटेरियल इज यूज्ड इन सेंटर पिवेट ऑफ कैसनव बोगी यानी कैसनव बोगी के सेंटर पिवेट पर हम असेंबल करने से पहले हम लुब्रिकेट्स का प्रयोग करते हैं, जो कि हम ड्राई लुब्रिकेटिंग कंडीशंस में हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से मटेरियल का हम यूज करते हैं कैसनव बोगी के सेंटर पिवेट को लुब्रिकेट करने के लिए। तो ड्राई कंडीशन में हम यूज करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए ड्राई कंडीशन हमारा सेंटर पिवेट का होना चाहिए, और इसमें जो हम ग्रेफाइट फ्लेक्स का यूज करते हैं लुब्रिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड रखा गया है मानक, वो रखा गया है कि यह होना चाहिए IS 495 स्टैंडर्ड का होना चाहिए। यह स्टैंडर्ड आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है कि जो ग्रेफाइट फ्लेक्स होता है वो कौन से स्टैंडर्ड का सेंटर पिवेट में लुब्रिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यह IS 495 स्टैंडर्ड का होता है, जो ड्राई कंडीशन में ग्रेफाइट फ्लेक्स का यूज करते हैं लुब्रिकेट करने के लिए कैसना बोगी के सेंटर पिवेट को। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो द फीडर लाइंस बिटवीन LHB कोचेज कैरेज इलेक्ट्रिक सप्लाई एट, यानी जो LHB कोचों के बीच जो फीडर लाइंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई कितने वोल्ट का किया जाता है, कितने फेजेज में। तो यहाँ पर हम बात करें जो 3 फेजेज AC का प्रयोग किया जाता है AC करंट का, और इसमें जो वोल्ट्स होते हैं वह 750 वोल्ट्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सल ऑन ब्रॉड गेज वैगन, यानी जो मालगाड़ियों एक ही एक्सल पर नए व्हील ट्रेड व्यास में जो परमिसिबल डिफरेंसेस होता है वो कितने mm के होते हैं। तो जब भी अगर बात करें आपसे अगर वैगन के अंतर्गत व्हील डाया के डिफरेंसेस एक्सल सेम बोगी और सेम वैगन में पूछा जाता है, तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो सेम एक्सल पर हमारा 0.5 mm, सेम बोगी की अगर बात करें वैगन के अंतर्गत तो यह 13 mm तक हम अलाउ कर सकते हैं, और सेम वैगन के अंतर्गत हमारा जो अलाउबल डिफरेंसेस होते हैं वो 25 mm तक हम अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर सेम एक्सल पर पूछे गए थे, तो 0.5 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश गैस इज यूज्ड इन MIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग में किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो MIG वेल्डिंग का यहाँ पर मतलब होता है जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, जो कि हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है का यूज करता है, और इसमें जो गैसेज यूज किया जाता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, इसमें वेल्डिंग में तौर पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस APM इन वैगन रेगुलेट्स द, यानी वैगन में जो ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस APM लगे होते हैं वो किसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारा BP पाइप से जो कनेक्शन होता है DV का, यहाँ पर हमारा डट कलेक्टर लगा होता है, यहाँ पर हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक लगे होते हैं, फिर यहाँ से हमारा ब्रांच पाइप से कनेक्ट होकर हमारा DV पाइप से कनेक्ट हो जाते हैं। यहीं पर हमारा CR होता है जो कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए लगा होता है DV के साथ, फिर यहाँ पर हमारा ER का कनेक्शन हमारा DV के साथ होता है। फिर यहाँ से जैसे ही हमारा निकलता है तो पहले हमारा ब्रेक सिलेंडर को डायरेक्ट चला जाता था पाइप, जो कि यहाँ पर उसको हटाकर APM डिवाइस को फिट कर दिया गया है, और APM डिवाइस के साथ हमारा 6 लीटर का एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऐड कर दिया गया APM डिवाइस के साथ ही, और इसमें हमारा एक सेंसिंग आर्म लगा होता है, और APM डिवाइस के बाद हमारा 2 ब्रांच पाइप निकलते हैं जो दोनों ट्रॉली पर लगे हमारा नॉर या एस्कॉर्ट सिलेंडर को कनेक्ट करता है। यानी जो हमारा APM वाले वैगन होंगे उसमें मेनली 2 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किए जाएंगे, जो कि प्रत्येक ट्रॉली पर एक एक ब्रेक सिलेंडर लगे होंगे, और यह हमारा जो APM डिवाइस होता है वह ब्रेक सिलेंडर जो लगे होते हैं दोनों ट्रॉली के लिए उनके प्रेशर को रेगुलेट करने का काम यह APM डिवाइस करता है। और यह रेगुलेट करता है जो हमारा सेंसिंग आर्म होता है, जो हमारा वैगन अंडर फ्रेम और बोगी साइड फ्रेम के बीच लगे होते हैं APM डिवाइस, उनको मेजर करता है डिस्टेंस कवर करके कि यह डिस्टेंस कितने mm तक मूवमेंट, जिसका आर्म है वो कितने mm तक मूवमेंट कर रहे हैं। अगर सेंसिंग आर्म का मूवमेंट बिलो 79 mm तक होता है आर्म का मूवमेंट, तो यह लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करेगा, और इस दौरान जो प्रेशर होगा वो ब्रेक सिलेंडर को 3.8 kg का फुल प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। वहीं अगर आर्म का मूवमेंट अगर एबव
80 डिग्री 80 mm से अगर ज़्यादा होता है अगर सेंसिंग आर्म का मूवमेंट, तो वह एम्प्टी कंडीशन को सेंस करेगा और इस दौरान जो प्रेशर होगा ब्रेक सिलेंडर को वो 2.2 kg का प्रेशर भेजेगा। अब आपके पास यह सवाल आएगा कि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो कहाँ जाता है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर या 6 लीटर के जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगे होते हैं वहाँ पर एपीएम डिवाइस द्वारा प्रेशर भेज दिया जाता है और ब्रेक सिलेंडर को केवल और केवल एम्प्टी के दौरान 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर भेजता है। यानी एपीएम डिवाइस द्वारा हमारा मेनली ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करने का काम एपीएम डिवाइस करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, चीजल इज मेड फ्रॉम, यानी जो छेनी होता है वो किस मटेरियल से बनाए जाते हैं। तो चीजल जो बनाए जाते हैं वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगीज व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज्ड, यानी कैसना बोगियों के निरीक्षण और रख रखाव के लिए जो निर्देश आरडीएसओ तकनीकी पैम्पलेट्स में दिया गया है वह कैसना बोगी के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें हम इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस कैसना बोगी के लिए, तो इसमें हमारा जो आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट्स यूज किया जाता है वो G95 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें हम G97 की, तो इसमें ईयर ब्रेक से रिलेटेड जो भी फ्रेट स्टॉक में समस्या आते हैं उनका निवारण हमारा G97 की मदद से किया जाता है और इसी के अंतर्गत जो हमारा लीकेज रेट के लिए जो 0.25 का जो परमिसिबल रेट है हमारा कुछ वैगन स्टॉक के फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत वो हमारा G97 के अंतर्गत ही मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें तो G86 के अंतर्गत जो हमारा बोगी टैंक वैगन है लिक्विफाइड गैसेज के लिए BTPGL के लिए उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड हमारा G86 में मेंशन किया गया है। वहीं G90 के अंतर्गत हमारा जो BTPN टैंक है पेट्रोलियम टैंक वैगन उनके मेंटेनेंस और रखरखाव से रिलेटेड G90 पैम्पलेट्स के अंतर्गत बताए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट ऑफ कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेटों में किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अगर बात करें जो स्टील का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है सिल्को मैग्नीज स्टील का साइड फ्रिक्शन कॉलम फ्रिक्शन प्लेट में जो कि कैसना बोगी के आते हैं। तो यहाँ पर जो होगा सही उत्तर वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ईयर स्प्रिंग इज इंस्टॉल्ड एट, यानी ईयर स्प्रिंग जो होता है वो कहाँ लगाया जाता है। तो ईयर स्प्रिंग हमारा जो पहले कॉइल स्प्रिंग यूज किया जाता था सेकेंडरी सस्पेंशन में उसको हटाकर हमारा ईयर स्प्रिंग का प्रावधान किया गया जो कि सेकेंडरी सस्पेंशन में लगा होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको प्रॉपर तरीके से वर्क करे इसके लिए हमारा गाड़ी में फीवा डिवाइस का भी प्रावधान किया गया जो कि LHB कोचेज में लगे होते हैं कि अगर हमारा ईयर बिल्लो अगर लीकेज वगैरह होते हैं तो उस केस में हमारा फीवा इंडिकेटर रेड शो करने लगता है। इसके अलावा हमारा इंस्टॉलेशन लीवर लगा होता है जिससे हम ईयर बिल्लो को हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एनोड इज डैश पोल ऑफ DC पावर सप्लाई, यानी DC पावर सप्लाई के लिए जो एनोड का पॉजिटिविटी होता है पोल्स होता है वो कौन सा होता है। तो जब भी अगर बात करें अगर आपसे DC करंट के लिए पूछा जाता है तो जो एनोड होता है उसे हम पॉजिटिव से कंसीडर करते हैं, जबकि जो हमारा कैथोड होता है कैथोड वो हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में एनोड पूछा गया था DC पावर सप्लाई के लिए, तो एनोड हमारा प्लस साइन लेता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो EOT क्रेन हैज डैश मोशन, यानी EOT क्रेन के पास कितने तरह का मोशन होता है। तो EOT की अगर बात करें कि EOT होता क्या है, तो EOT जो होता है हमारा
वो इलेक्ट्रिक ओवरहेडेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, जिसका प्रयोग मेनली आप ROH, IOH प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप के अंतर्गत वन ऑब्जेक्ट को दूसरे स्थान तक मूवमेंट कराने के लिए हम EOT क्रेन का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो मेनली मोशंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो 3 तरह के मोशंस होते हैं इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे बात करें हम, ये हमारा यह क्रेन लगा हुआ, यहाँ पर हमारा मोटर लगे हैं, नीचे हमारा हुक लगा रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट कराने के लिए। तो होस्टिंग हमारा बात करें कि अप एंड डाउन के लिए एक हमारा इसमें मोटर लगा होता है, जिससे हम कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इसमें फंसाकर हम वन प्लेस से दूसरे स्थान तक अप या डाउन कर सकते हैं। तो ये एक हमारा मूवमेंट हो जाएगा जिसे हम होस्टिंग ट्रैवल के तौर पर जानते हैं। सेकेंड हमारा होता है जो मूवमेंट होता है कि एक पाथवे से दूसरे पाथवे तक हमारा ले जाने में हम क्रॉस ट्रैवल कराते हैं क्रेन का। तो ये हमारा सेकेंड मूवमेंट के तौर पर क्रॉस ट्रैवल के तौर पर जाना जाता है। फिर जैसे अगर बात करें कि कोई ट्रैक पर हमारा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, फिर जैसे हम आगे के लिए ले जाना हो, तो इस तरह से हम लंबी दूरी के लिए जब ट्रैवल करवाते हैं EOT क्रेन को, तो उसके जो मोशंस होता है वो लॉन्ग ट्रैवल मोशन के तौर पर जाना जाता है। यानी टोटल 3 हमारा होता है होस्टिंग ट्रैवल मोशन, सेकेंड हमारा होता है क्रॉस ट्रैवल मोशन, थर्ड होता है हमारा लॉन्ग ट्रैवल मोशन, जो कि आप बारी बारी से आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज इज, यानी जो AC कोचेज में कीट नियंत्रण की जो आवश्यकता होता है पेस्ट कंट्रोल की, वो होता है 15 डेज के अंतराल पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश बियरिंग इज फिटेड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में किस प्रकार के बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो BLC वैगन के अंतर्गत हम CTRB यानी कार्टेज स्टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो जो BLC वैगन होते हैं, इसमें जो बोगी यूज किया जाता है वह LCC F20C टाइप्स के बोगी का प्रयोग किया जाता है। जिसकी अगर बात करें तो एक्स्ट्रा लोड जो होता है वह होता है 20.32 टन होता है। और जो एक BLC वैगन यूनिट होता है, 1 यूनिट, वह 5 कार के कॉम्बिनेशन से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल लिमिट ऑफ डीप फ्लेंज इन व्हील एज, यानी जो चक्कों में डीप फ्लेंज की जो परमिसिबल लिमिट्स होता है वो कितने mm के होते हैं। तो जो अगर बात करें तो यह हम मेजर करते हैं, वो हमारा टायर डिफेक्ट गेज जो होता है हमारा, इसके मदद से हम मेजर करते हैं कि व्हील में कौन सा डिफेक्ट्स वगैरह आ गए हैं। इसमें हम डीप फ्लेंज जो होता है इसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया वो 35 mm रखा गया, यानी 35 mm से ज़्यादा हम अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर डीप फ्लेंज अगर ज़्यादा परमिट करते हैं तो इस केस में हमारा जो जहाँ पर 2 ट्रैक्स के जो हम जॉइंट्स होता है वहाँ पर हमारा फिश बोल्ट लगे होते हैं कनेक्ट करने के लिए, इसको वह तोड़ सकता है और डेलमेंट का कारण भी डीप फ्लेंज बन सकता है। इसलिए हम 35 mm से ज़्यादा परमिट नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो ड्यूरिंग इन रूट रोलिंग इन एग्जामिनेशन द ट्रेन स्पीड शैल नॉट बी मोर देन, यानी इन रूट के दौरान जब भी रोलिंग इन किया जाता है उस दौरान जब ट्रेन इंटर करता है रोलिंग इन के लिए रोलिंग पॉइंट्स पर, तो उसकी उस समय स्पीड जो होता है वो मैक्सिमम 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बायोडाइजेस्टर टैंक्स फिल्ड विथ ह्यूमन वेस्टेज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड गैसेज विद द हेल्प ऑफ, यानी जो बायोडाइजेस्टर टैंक्स में जो ह्यूमन वेस्टेज होते हैं उसको कन्वर्ट लिक्विड और गैस में किया जाता है। यह किया जाता है एनरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव हाई कोरोजन रेसिस्टेंट, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से किस के पास हाई कोरोजन रेसिस्टेंट यानी उच्च संक्षारण प्रतिरोध है। तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन दिया गया, जिसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है बिल्डिंग जॉइंट्स, जिसके पास हमारा हाई कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बिल्डिंग जॉइंट्स होता है हमारा, ये 2 पीसों के बीच स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाता है, जो कि किसी भी एनवायरमेंटल प्रोसेस को यह फेस करने के लिए सक्षम होता है, इसलिए यह हाई कोरोजन रेसिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पूछे गए हैं कि रेलवे में बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग की स्थापना वर्ष 1960 में किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के दिन हमारा 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार इसको पारित किया गया था, जिसमें हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर देवनागरी लिपि में हमारा इसको एक्सेप्ट किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के तौर पर 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वेटिंग का मतलब होता है पुनरीक्षण, जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने मेंबर्स टोटल होते हैं। तो इसमें जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो 30 की संख्या में टोटल होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो 20 मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से, 10 मेंबर्स राज्यसभा से होते हैं, और इसके जो चेयरमैन होते हैं अध्यक्ष, वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं इसके चेयरमैन। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजभाषा को क्लासीफाई करने के लिए कंट्री को 3 रीजन्स में बांटा गया है, जिसे अंग्रेजी में ए बी सी और हिंदी में क ख ग के तौर पर जाना जाता है। यानी 3 रीजन्स में भारत को डिवाइड किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज को अच्छे से क्लासीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 3 रीजन्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक बिल्डिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लास्टिक बिल्डिंग का उदाहरण है। तो प्लास्टिक बिल्डिंग की अगर बात करें, जिसे हम नॉन फ्यूजन बिल्डिंग के तौर पर भी जानते हैं, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो फोर्ज बिल्डिंग इसका एक उदाहरण हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टिक बिल्डिंग के अंतर्गत हमारा जो कोई मेटल होता है उसको हम प्लास्टिक स्टेट तक हम गर्म करते हैं, फिर हम एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है उसको एक साथ हम प्रेशर करने के बाद दोनों पीसेज एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है, जिसे हम प्लास्टिक वेल्डिंग के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंस देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि कोई हमारा 10 पेंस है जिसका सेलिंग प्राइस जो है वो 11 पेन के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करेंगे, और यह 10 पेंस जो है सेलिंग प्राइस 10 पेंस का वह 11 पेंस के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंटेज तभी होगा जब हमारा क्रॉस जो सेलिंग प्राइस है वह मैक्सिमम हमारा गेन करेगा। तो इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पर हम इसको ले आएंगे नीचे फॉर्म में, तो एसपी बाई हमारा सीपी आ जाएगा जो इक्वल होगा 11/10 के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीपी हमारा 10 आ जाएगा और सेलिंग प्राइस हमारा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेज आ रहा है वो 1 का आ रहा है, जो हमारा प्रॉफिट 1 होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज जो कैलकुलेट किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस पर किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 10 है
और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार 10 को जब 100 को कट करेंगे तो 10% निकल कर आएगा, जो हमारा इसका परसेंटेज होगा जब हम 10 पेंस सेलिंग प्राइस जो इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस 11 के। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी है उसकी जो मेजरमेंट का इकाई होता है वो कौन सा होता है। तो इसका यूनिट होता है वो जूल होता है, लेकिन ऑप्शन में हमारा किलो जूल दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी किलो जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यूनिट होता है एनर्जी का। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, एजुकेशनल असिस्टेंस फॉर हायर स्टडी टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज इज गिवन टू वार्ड्स ऑफ डैश एम्प्लॉयज, यानी उच्च अध्ययन तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सहायता डैश कर्मचारी के बच्चों को दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉयज जो नॉन गेजेटेड है उनको यह एजुकेशनल असिस्टेंस दिया जाता है ताकि उनके बच्चों को हायर स्टडीज टेक्निकल या प्रोफेशनल सब्जेक्ट में करवाया जा सके। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ, यानी ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज दोनों के कर्मचारी एम्प्लॉयज के बच्चों को हायर एजुकेशन यानी टेक्निकल या प्रोफेशनल सब्जेक्ट में दिया जा सके, इसके लिए उससे एजुकेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें मेनली जो सब्जेक्ट वगैरह कवर होते हैं, इसमें होता है कि 4 इयर्स का मिनिमम कोर्सेज होना चाहिए, जिसमें हमारा बीएससी नर्सिंग के अंतर्गत आएगा, या तो बीए या बीबीए जो लॉज के अंतर्गत आता है, लॉ के अंतर्गत वो कैंडिडेट कर रहा हो, या तो बीटेक जो होता है हमारा बीटेक कर रहा हो, या तो हमारा जो बी फार्मा होता है वो कर रहा हो, एमबीबीएस कर रहा हो। तो ये सारे जो कोर्सेज होते हैं उनके अंतर्गत या प्रोफेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत उन्हें एजुकेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा भी जो मास्टर डिग्री वगैरह जो कैंडिडेट कर रहे होंगे एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रेन, तो उस केस में जो हमारा एमटेक, एमबीए, एमसीए या जो पीजी डीए में होता है हमारा, या एमएससी जो हमारा डाटा साइंस के अंतर्गत आते हैं, ये सारे जो कोर्सेज कर रहे हैं उस केस में भी उन्हें एजुकेशनल असिस्टेंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि जो ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉयज हो वो अच्छे से अपना हायर स्टडी गेन कर सके। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डैश इज बेस्ट सुटेड टू एक्सटिंग्विश वाइल और फ्लेमेबल लिक्विड्स फायर, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डैश तेल या ज्वलनशील तरह की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो सबसे बेस्ट सुटेड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह वाइल और फ्लेमेबल जो लिक्विड्स होंगे उसको बुझाने में कैपेबल होगा। तो यह जो हमारा वाइल और फ्लेमेबल लिक्विड्स जो होते हैं ज्वलनशील पदार्थ के, यह हमारा मेनली क्लास बी फायर्स के अंतर्गत आते हैं। क्लास बी फायर को हम बुझाने के लिए मेनली हम बेस्ट सुटेबल पूछा जा रहा है तो हम फोम का प्रयोग करते हैं, यानी झाग का। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जब भी हम फोम का प्रयोग क्लास बी टाइप्स के फायर्स को बुझाने के लिए करते हैं तो यह हमारा जो पेट्रोल या डीजल्स वगैरह होते हैं उनके सतह पर एक अपना लेयर बना देते हैं, जो बाहरी वायुमंडल के जो कनेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ जो हमारा ईंधन होता है उनको बुझाने का भी काम करता है। तो ये बेस्ट सुटेबल जो हमारा है वो फोम हो जाएगा, वो ग्रुप क्लास बी फायर्स को बुझाने में सक्षम होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।